नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंतिम मूल अधिकार, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास मौलिक अधिकार, जिसमें हमारा टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो चर्चा है यानी कि जिसका जो वर्णन है, इसका अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो हम लोग समझते हैं इसको। मौलिक अधिकारों की उल्लंघन होने पर इस अधिकार द्वारा उसकी रक्षा होती है। दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने 5 मौलिक अधिकारों को पढ़ा है, ये 6वां मौलिक अधिकार है। जो 5 मौलिक अधिकार हम लोग पढ़े हैं, उनका अगर उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा के लिए यह अनुच्छेद है, यानी कि यह बनाया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। जो अनुच्छेद 32 है, बाकी 5 मौलिक अधिकारों की यह रक्षा करता है कि उनका उल्लंघन होने पर इस अनुच्छेद के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। अनुच्छेद 32 के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत दोनों याचिकाएं जारी करते हैं। दोस्तों, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करेगा कि इसका उल्लंघन ना हो, जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय भी याचिकाएं जारी करता है, लेकिन वह अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाएं जारी करता है। अगर पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत याचिकाएं जारी करता है, वह होगा अनुच्छेद 32। अगर पूछ ले उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत याचिकाएं जारी करता है, वह होगा अनुच्छेद 226। तो इतनी बातें थी अनुच्छेद 32 के बारे में। हम लोग अब डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 32(1). क्या कहता है अनुच्छेद 32(1), इसको हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 32(1) कहता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय याचिकाएं जारी करता है। यानी कि अनुच्छेद 32(1) में उल्लेखित है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं, जिसे अंग्रेजी में रिट कहते हैं, वह जारी करता है। यह कहता है अनुच्छेद 32(1). फिर अनुच्छेद 32(2) कहता है, अनुच्छेद 32(2) में उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। यानी कि अनुच्छेद 32(1) कहता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय याचिकाएं जारी करता है। फिर अनुच्छेद 32(2) कहता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं यानी कि रिट जारी कर सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 32(2). और उन रिटों की जिक्र यानी कि उन रिटों का वर्णन भी अनुच्छेद 32 में किया गया है, 5 प्रकार के रिटों का, कि कौन कौन से रिट और किन किन परिस्थितियों में जारी किए जा सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं पहला रिट यानी कि पहला याचिका, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हेबियस कार्पस भी कहते हैं। यानी कि इसे हेबियस कार्पस कहते हैं, और इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण भी नाम है और हेबियस कार्पस भी नाम है। हेबियस कार्पस शब्द का अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। यानी कि अगर पूछ ले कि हेबियस कार्पस का अर्थ क्या है, तो हेबियस कार्पस का अर्थ है सशरीर यानी कि शरीर सहित उपस्थित करना। यह होता है अर्थ हेबियस कार्पस का। यह जारी कब किया जाता है?
किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर, अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से यानी कि इनलीगल तरीके से अगर बंदी बना लिया जाता है तो उसे छुड़वाने के लिए हेबियस कॉर्पस नामक याचिका जारी की जाती है। इसमें किसी द्वारा किडनैप हो सकता है या पुलिस भी इनलीगल तरीके से हिरासत में ले लेती है किसी भी व्यक्ति को इनलीगली, कि उसके पास कोई वारंट नहीं है, तो क्या कर सकता है, हेबियस कॉर्पस नामक याचिका जारी की जाती है। तो यह किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर उसे छुड़वाने के लिए यह याचिका जारी की जाती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से यानी इनलीगल तरीके से अगर बंदी बना लिया जाता है तो उसे छुड़वाने के लिए हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करता है। इससे जुड़ी कुछ बातों हम लोग समझते हैं। यह याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी है। अगर यह पूछ ले कि इसमें से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है तो वह होगा हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह क्या है, व्यक्तिगत यानी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। ये केस था एस एम शुक्ला बनाम एडीआर जबलपुर। एस.एम. शुक्ला बनाम एडीआर जबलपुर 1976 के मामले का संबंध भी इसी याचिका से है। यानी कि हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का संबंध एस.एम. शुक्ला बनाम एडीआर जबलपुर 1976 के मामले से है। इसलिए इसे हेबियस कॉर्पसवाद कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले किस मामले को हेबियस कॉर्पसवाद कहा जाता है तो वह होगा एस.एम. शुक्ला बनाम एडीआर जबलपुर। क्वेश्चन आ सकता है कि किस मामले को हेबियस कॉर्पसवाद के नाम से भी जाना जाता है, वह होगा एस.एम. शुक्ला बनाम एडीआर जबलपुर 1976 का मामला। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं परमादेश यानी कि मेंडेमस याचिका के बारे में। क्या होता है परमादेश? दोस्तों परमादेश यानी कि मेंडेमस, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। दोस्तों परमादेश यानी कि मेंडेमस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह कब जारी किया जाता है? जब कोई संस्था अपने निर्धारित कार्यों को नहीं करती है तो उस संस्था को वे कार्य करने का आदेश देना परमादेश कहलाता है। दोस्तों जब कोई भी संस्था अपने निर्धारित कार्य यानी कि उस संस्था का जो कार्य है, अगर संस्था वह कार्य नहीं करती है तो उसे उस कार्य को करने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसे कहते हैं परमादेश यानी कि मेंडेमस। तो यह हो गया परमादेश। फिर हम दूसरा समझते हैं प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है निषेध करना। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ होता है निषेध करना यानी कि रोकना, मना करना। यही क्या होता है, निषेध का मतलब होता है। यह कब जारी किया जाता है? जब कोई संस्था अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसे रोकने के लिए यह याचिका जारी की जाती है। दोस्तों कोई भी संस्था जब अपने निर्धारित कार्य यानी कि किसी संस्था का कोई कार्य का निर्धारित होता है कि यह संस्था यही कार्य करेगी, लेकिन वह संस्था अपने निर्धारित कार्य से, उसका जो निर्धारित कार्य क्षेत्र है उससे बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो उसे रोकने के लिए जो आदेश यानी कि जो रिट जारी किए जाते हैं, जो याचिका जारी की जाती है,
उसे कहते हैं प्रतिषेध याचिका, उसे प्रतिषेध कहते हैं। यह याचिका जो है न्यायिक संस्थाओं यानी कि जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जारी की जाती हैं। दूसरा है उत्प्रेषण, जिसको कहते हैं हम लोग सर्सियरी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या निषेध करना या मना करना। इसका भी वही अर्थ है जो अर्थ इसका है, यानी कि प्रतिषेध का वही अर्थ है जो उत्प्रेषण का अर्थ है, लेकिन इन दोनों रीटों का कार्य अलग अलग है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, निषेध करना या मना करना। यह कब जारी किया जाता है? किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर उसे रोकने के लिए यह याचिका जारी की जाती है। यह याचिका तभी जारी की जाती है जब कोई संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करती है, उसे रोकने के लिए जारी की जाती है। कौन सा? प्रतिषेध। और वही कार्य उत्प्रेषण यानी कि सर्स्योरी अपने निर्धारित कार्य, कोई भी संस्था किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर उसे रोकने के लिए जारी की जाती है। लेकिन कब जारी की जाती है इसको समझते हैं। प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण याचिकाएं दोनों केवल न्यायिक संस्थाओं को जारी करते हैं, यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो ये दोनों याचिकाएं हैं यह दोनों केवल न्यायिक संस्थाओं यानी कि जैसे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, इन सब जो सुप्रीम कोर्ट क्या अपने से नीचे सभी कोर्ट यानी कि अपने सभी न्यायिक संस्थाओं को ये दो याचिकाएं जारी करता है। लेकिन उत्प्रेषण याचिका क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किए जाने के बाद जारी की जाती है। यानी कि ये जो उत्प्रेषण याचिका है, जब कोई संस्था अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर देती है, जब अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर देती है कोई न्यायिक संस्था, तो उसे रोकने के लिए उत्प्रेषण याचिका जारी की जाती है। और जबकि प्रतिषेध याचिका क्षेत्राधिकार का उल्लंघन के दौरान जारी की जाती है। यानी कि जो उत्प्रेषण है याचिका ये क्षेत्राधिकार के उल्लंघन किए जाने के बाद जारी की जाती है, और प्रतिषेध क्षेत्राधिकार जब उल्लंघन कर रही है तभी जारी कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों में क्या अंतर है? उत्प्रेषण और प्रतिषेध में जो उत्प्रेषण याचिका है यह क्षेत्राधिकार के उल्लंघन किए जाने के बाद जारी की जाती है, लेकिन प्रतिषेध याचिका क्षेत्राधिकार के उल्लंघन किए जाने के दौरान जारी की जाती है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग पांचवा याचिका पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली पांचवी याचिका अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो के बारे में। को वारंटो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, यानी कि किस अधिकार से, आपका अधिकार क्या है। यह कब जारी किया जाता है समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद को धारण कर ले, अगर कोई भी व्यक्ति अवैध यानी कि इनलीगल तरीके से अगर कोई पद धारण कर ले तो उस पद से हटाने के लिए यह याचिका जारी करते हैं। तो उसे उस पद से हटाने के लिए यह याचिका जारी की जाती है, जिसका नाम है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। फिर उसके बाद आता है ये सब जो चीजें उल्लेखित थी अनुच्छेद 32 के 2 में। अनुच्छेद 32(1) हम लोग पढ़े, वह कहता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करता है। फिर अनुच्छेद 32(2) कहता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। जो ये पांचों प्रकार था, हम लोगों ने पांचों प्रकारों को एकदम डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 32(3) क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 32(3) कहता है, अनुच्छेद 32(3) में उल्लेखित है कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को भी याचिका जारी करने की शक्ति दे सकती है। यानी कि अनुच्छेद 32(3) कहता है कि संसद
यानी कि जो भारत का पार्लियामेंट है, यह विधि यानी कि कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी याचिकाएं जारी करने की शक्ति दे सकती है। यह कहता है अनुच्छेद 32(3). दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के याचिकाओं में किसकी याचिकाएं अधिक हैं और कौन शक्तिशाली है याचिकाएं जारी करने के मामले में। तो देखते हैं, कहता है याचिकाएं जारी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय अधिक शक्तिशाली है। यानी कि याचिकाएं जारी करने की तुलना में जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उससे अधिक शक्तिशाली है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट छोटी कोर्ट है, लेकिन याचिकाएं जारी करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली है। क्यों, उसको समझते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही याचिकाएं जारी करता है। जो उच्चतम न्यायालय है, यह केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही याचिकाएं जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर, जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, उच्चतम न्यायालय जो है, ये जो मौलिक अधिकार है, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही बस याचिका जारी कर सकता है। लेकिन जो और हमारे कानूनी अधिकार हैं, जैसे हमारी संपत्ति का अधिकार, हमारी संपत्ति को कोई क्या करे, जबरदस्ती हड़पने लगे, तो हम लोग कैसे पाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट उसे रोक सकता है, क्योंकि उसके पास और भी याचिकाएं जारी करने के, यानी कि एक अलग इंजंक्शन नामक याचिका जारी करके अंतरिम रिलीफ दे सकता है। तो जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ, उच्च न्यायालय जो है यह मौलिक अधिकारों पर जारी तो करता ही है याचिका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च और हाई कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिकाएं जारी करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के रक्षा के लिए भी याचिकाएं जारी करता है। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 6 प्रकार की। अगर पूछ ले उच्च न्यायालय कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, तो वह 6 प्रकार की, और 5 प्रकार तो यही हो गए जो 5 प्रकार हम लोग पढ़े। और छठवां है अनुच्छेद 226 के तहत, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार याचिका जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट है ये अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की याचिका जारी करता है। 5 तो यही हो गए, और एक अलग याचिका है जिसका नाम है इंजंक्शन, जिसको कहते हैं इंजंक्शन। यह काम करता है, यह अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ, यानी कि कोई चीज हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कानून हमारा जो अधिकार है, लीगल अधिकार है, तो उसको रोक सकता है। इंटरिम रिलीफ यानी कि इंजंक्शन नामक याचिका जारी करके उसको रोक सकता है। यह इंटरिम रिलीफ यानी कि अंतरिम राहत उपलब्ध करवाती है। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर समाप्त होता है अनुच्छेद 32। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। क्या कहता है अनुच्छेद 33? अनुच्छेद 33 कहता है संसद विधि बनाकर, यानी कि संसद कानून बनाकर सशस्त्र बल, यानी कि जो सैनिक होते हैं, जो सेना में कई प्रकार के अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल होते हैं, संसद विधि बनाकर सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो लोक व्यवस्था को स्थापित करते हैं उनको, तथा खुफिया विभाग से जुड़े लोग, जो खुफिया विभाग जैसे रॉ हो गया, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, IB, NIA, जो इस प्रकार के जो विभाग हैं उनसे जुड़े लोग, इन तीनों के कार्यों में सहायता करने वाले दूरसंचार से संबंधित लोग, यानी कि सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग और खुफिया विभाग से जुड़े लोगों से संबंधित जो दूर संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, संबंधित लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। यानी कि जैसे आम नागरिक होता है, उसे सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वह जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे इंटरव्यू दे सकता है, लेकिन सेना से जुड़े हुए लोग,
खुफिया विभाग से जुड़े हुए लोग और लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग, यह हर चीज़ पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं, ना ही मीडिया में बोल सकते हैं, क्योंकि यह देश के सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक में नहीं बोली जाती, गोपनीय रखी जाती हैं। इसलिए इनके मौलिक अधिकारों में कमी की जाती है। अगर ये लोग पब्लिक में बोलने लगें तो देश को नुकसान हो सकता है, खुफिया विभाग के लोग और सैनिक लोग, क्योंकि इनके पास ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो दूसरा देश अपने देश को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए इनके अधिकारों में कमी की जाती है आम आदमी की तुलना में, लेकिन कमी करती है संसद, वो भी कानून बनाकर। यह कहता है अनुच्छेद 33। फिर से लोग देखते हैं, अनुच्छेद 33 कहता है सेना यानी कि सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले, खुफिया विभाग और इन तीनों से संबंधित दूरसंचार के लोग, जो कंप्यूटर यानी कि जो कम्युनिकेशन से संबंधित लोग होते हैं, उनके मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। यह कहता है अनुच्छेद 33। फिर हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 कहता है देश के किसी भी भाग में सैनिक गतिविधि लागू होने की स्थिति में भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों पर निर्बंध यानी कि लिमिटेशंस लगाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 34 कहता है देश के किसी विभाग में सैनिक व्यवस्था, यानी कि ऐसी कई हो गई, देश में कहीं दंगा हो गया या देश में कहीं मान लो इमरजेंसी लगाना है, वहाँ पर स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वहाँ पर सैनिक गतिविधि लागू होने के बाद जो वहाँ पर क्षति होगी यानी कि जो नुकसान होगा उसके पूर्ति के लिए संसद कानून बना सकता है। संसद कानून बनाकर उस क्षति की पूर्ति करेगा तथा इन निर्बंधों से हुई क्षति के संबंध में संसद विधि बनाकर क्षति पूर्ति कर सके। यानी कि जहाँ पर भी सैनिक व्यवस्था लागू होगी वहाँ पर जो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको कम कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि घूमने का अधिकार है, तो अगर वहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है तो आपको घरों से नहीं निकलने दिया जा सकता है। आपको के बोलने पर रोक लगा दिया जा सकता है, यानी कि अनशन करने पर रोक लगाया जाएगा, भाषण देने पर रोक लगा सकती है सरकार। लेकिन जो इन सब से जो नुकसान होगा उसका पूर्ति सरकार करेगी कानून बनाकर। यह कहता है अनुच्छेद 34। और मौलिक अधिकार का जो सबसे लास्ट अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है अनुच्छेद 16(3), हम लोग जो पढ़ रहे थे 16(3), अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 32(3) पढ़ा है जिसमें यह उल्लेखित था कि संसद सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कानून बनाकर याचिकाएं जारी करने की शक्ति दे सकती है। यानी कि संसद जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अलावा भी अन्य न्यायालयों को याचिकाएं जारी करने की शक्ति दे सकती है। अनुच्छेद 33 अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के संदर्भ में, यानी कि अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। यानी कि अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के संदर्भ में कानून केवल संसद बना सकती है, ना कि किसी राज्य की विधानमंडल। यह कहता अनुच्छेद 35। फिर इसके बाद चीज आती है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। जो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिकों को। विदेशी नागरिकों को अधिकार प्राप्त है भारत में, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं कि उन्हें बोलने का अधिकार दे दिया जाए अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 29 के तहत उन्हें अल्पसंख्यकों के दर्जे में रख दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। यह केवल अधिकार जो 5 मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, यह 5 अनुच्छेद में उल्लेखित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर समाप्त होता है भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।